एक फ़र्द हूँ, एक खातून हूँ। लिखने का शौक़ रहा है, कृष्ण जी के साथ वक्त गुज़रा है और अभी भी शौक़ एक ही है, वो ये कि कुछ लिखूं। उतना लिख नहीं पाती, लेकिन फिर भी अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे फादर वहीं, मैंने पूरी तालीम अपनी अलीगढ़ में ही की। मैंने उर्दू में किया वहीं से, फिर वहीं पढ़ाया भी कुछ अर्से अलीगढ़ में। उसके बाद फिर कृष्ण जी के साथ मैं बॉम्बे आ गई। यहाँ भी मैंने काम किया। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक ऑफिस है, जो इनके प्रतिभा पाटिल हमारी बॉस थी, इमीडिएट बॉस जिसे कहते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे वो भी काम किया, माविम महिला आर्थिक विकास महामंडल में। वहाँ भी मैंने 2 साल काम किया। और वो असल में मुझे इंदिरा जी ने रिकमेंड किया था वहाँ पे। कृष्ण जी 1914 में पंजाब के ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर थे और फिर बाद में उनके वालिद का तबादला जो था पुंछ ज़िले में हो गया था, जम्मू में, और वहाँ पर कृष्ण जी का बचपन बीता। उनका पूरा ख़ानदान और ये लोग सब पुंछ में थे, कश्मीर से उनका ताल्लुक़ था। अब वैसे बेसिकली वो लोग सब पंजाबी थे। तो कृष्ण जी के अफसानों और नावलों में जो भी मनाजिर देखने को मिलते हैं वो वही हैं जो उन्होंने बचपन में देखे। किस तरह के बाग थे, किस तरह के पेड़ थे, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो तालीम के लिए लाहौर आए। हुआ ये कि तालिब इल्मी के ज़माने में वो बीमार पड़ गए। तो वो जितने दिन अस्पताल में दाखिल रहे उन्हें बहुत बोरियत होती थी, और उस बोरियत में ही उन्होंने कोई ख़बर पढ़ी और फिर उन्होंने उस पर एक अफसाना लिख दिया। वो अफसाना उन्होंने लाहौर की एक मैगज़ीन में भेज दिया। इत्तफाक से वो अफसाना छप गया। तो उस अफसाने के छप जाने पर वो उनका जो वो था राइटिंग की तरफ वो राग़िब हो गए। उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और उसके बाद उन्होंने लॉ किया, क्योंकि उनकी माँ को बहुत शौक़ था कि उनका बेटा वकील बने, और कृष्ण जी को कानून से किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी वालदा के कहने पे उन्होंने लॉ भी किया। ओरिजिनली जब वो लाहौर में थे, लाहौर वॉज अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड, ये मेरा पर्सनल ख्याल है। तो उस ज़माने में अल्लामा इकबाल का वहाँ बड़ा चर्चा था और फैज़ वगैरह शुरू हो रहे थे, और ये सब वो जो सीन था लाहौर का, ये लोग सब बाद में मुंबई आके बस गए। चेतन आनंद, बलराज साहनी, ये जो ग्रुप, देवानंद, ये सब लोग लाहौर में थे। एंड जब पार्टीशन हुआ तो ये इधर आ गए। एक बहुत मशहूर कहानी उनकी है, कालू भंगी। तो वो डॉक्टर थे उनके फादर, और वहाँ पे वो कंपाउंडर भी था, वो चपरासी भी था, सब कुछ। उसका नाम कालू, और उसे सब भंगी कहते थे, कालू भंगी। उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी देखने के बाद, दूसरी बात है कि कश्मीर में उस ज़माने में जो अवाम पे जो जुल्म होता था वो उन्होंने अपने आप देखा। कहने वो ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उन्हें होती थी, गुर्बत थी, इंतहाई मुफलिसी थी, और ज़राए ऐसे नहीं थे। तो उनके फादर डॉक्टर थे, वो गरीबों का मुफ्त इलाज भी करते थे, और ये कहने उनमें एक दर्दमंदी थी जो कृष्ण जी ने शायद विरसे में पाई। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए उन्हें एक नावल लिखना था, कि शिकस्त, उनका पहला नावल। तो उसके लिए वो ऐसी जगह जाके रहना चाहते थे जहाँ कोई नहीं हो, और यहाँ घर में तो दूसरी तरह के वो होते हैं, क्योंकि बाप अपने काम में रहते थे, माँ अपनी, उस ज़माने की ख़वातीन अपने बच्चे देखती थी, खाना पकाना, ये सब काम रहता था उनका। तो वहाँ पे एक तो उन्होंने कालू भंगी को देखा, और दूसरे ये कि जो इस्तेहसाल होता है, जो एक्सप्लॉयटिंग है, गरीबों के साथ उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है, दिन दिन भर उनसे काम लिया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने गुलमर्ग चुना, और कहने मैं उस वक्त तक गुलमर्ग गया भी नहीं था, और वहाँ जाके वो एक होटल में रहे। अजीब इत्तेफाक है, जब मैं यहाँ आई तो उनके जब कश्मीर ले गए, तो कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें दावत दी थी। तो वहाँ उन्होंने मुझसे सबसे पहले जो बात कही वो ये कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले गुलमर्ग चलो, जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, और क्योंकि तुमने भी मुझे मेरे लिखने से ही पहचाना। तो वहाँ पे उन्होंने वो सारा मंज़र दिखाया, वो लोकेशन दिखाई सब, कि ये क्या 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 है यहाँ पे। उसके बाद उस वक्त भी उनका देखो इतना वक्त
गुजरने के बाद भी जो दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है, जिसे कहा जाता है कि जन्नत नज़ीर है कश्मीर, उसकी गुर्बत देखो। उसके बाद उन्होंने अपनी एक तवील कहानी लिखी, वो भी कश्मीर के ऊपर है, पूरे चांद की रात। तो वो कि गुर्बत और ख़ूबसूरती और इस्तेहसाल, इसका ऐसा कृष्ण जी पे असर हुआ कि वो रंग कहीं छुपा नहीं। उनकी उम्र क्या थी जब वो पहला नावल लिखा उन्होंने? पहला नावल शिकस्त, ही वॉज बॉर्न इन सन 12 में, और ये नावल लिखा है शिकस्त उन्होंने शायद 40s में या ज़्यादा, 41 या 42 में, नहीं 42 में तो उन्होंने अंदाता लिखा है। मैंने उनका पहला जो वो पढ़ा था वो अंदाता, शिकस्त बाद में पढ़ा। आपकी मुलाकात कृष्णचंद्र जी से कैसे हुई? भाई अगर सच पूछिए तो उनकी कहानियों से, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं कुछ अर्से के लिए अपनी शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। तो जहाँ मेरी शादी हुई थी वो खान बहादुर मुनीर जो थे वो उस वक्त इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसमें लॉ प्रोफेसर थे, तो मैं वहाँ आ गई थी। वहाँ पे एक साहब जो पाकिस्तान से आए थे, सुंदर श्याम परवेज, उन्होंने एक उर्दू का, वो उर्दू ही जानते थे, पंजाबी थे, हिंदू थे, लेकिन वो हिंदी नहीं जानते थे। तो उन्होंने अपना एक शुआएं करके एक मैगज़ीन उर्दू में निकाला, और वो मेरे पास आए जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा अलीगढ़ का रिश्ता, मेरे फादर का ये, तो वो आए और उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी की, उनका मैं जा रहा हूँ बम्बई और कृष्ण जी की मैं पहली कहानी उनकी छापना चाहता हूँ ताकि उर्दू को बहुत इससे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर मुझसे कहा कि आप उसमें हमारी सब एडिटर बन जाइए। मैंने सबसे पहले कृष्ण जी को देखा तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ा था अंदाता से, जब बंगाल फमीन का था। तो मैं उस वक्त मैं कोई 13-14 साल की थी, तो मेरा दिमाग बिल्कुल हिल गया और मैंने कहा ये हो रहा है कहीं पर, और ये हमसे इतना करीब, और हम लोग सुनते रहते हैं कैलकटा से ये आया है, कहीं से कोई मिठाई ला रहा है कैलकटा ये, और हमें पढ़ाया गया कि कैलकटा में सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज बना, वहाँ तालीम का ये है और ये, और वहाँ ये हो रहा है। आज हिंदुस्तान में ये होगा कि एक शहर में ये कुछ हो रहा है। उससे वो अंदाज़ा पढ़ के मेरा बिल्कुल दिमाग, जिसे कहते हैं मेरे पूरा जहन बदल गया। तो वो सुंदर श्याम परवेज ने जब वो निकाला तो उन्होंने कहा कि मुझे कृष्णचंद्र की कहानी चाहिए। मैंने उन्हें 2 ख़त लिखे हैं और जवाब नहीं आ रहा है। मैं ये उन्होंने कहा पहले अपना मैगज़ीन भेजो, मैंने मैगज़ीन भेजा है लेकिन उन्होंने नहीं देखा। अब मैं ये मैगज़ीन लेके जा रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ, उन्होंने मुझे सब एडिटर बनाया। और मैं ज़माने में बिल्कुल नई निकली थी मुझे इतना, लेकिन खैर आप इसमें एक वो लिख दीजिए प्रीफेस सा या कुछ ऐसा, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने वो आए और दशहरा आप ही लिए बैठे, उन्होंने कैमरा लाया और उस ज़माने उन्होंने एक मेरा फ़ोटो लिया और वो उन्होंने टाइटल पे अपनी शुआएं के मैगज़ीन पे दिया। अब इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन जब वो वापस आया तो मैंने कहा भाई कहानी मिली आपको? तो कहने भाई ऐसे मिली कि उन्होंने कहा मैगज़ीन दिखाओ, तो उन्होंने कहा था वो छोड़ो, मैं तुम बैठो इतनी देर, मैं तुम्हें कहानी, आज मैं तुम्हें चाहे जितना वक्त लगे, दिन भर तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें कहानी लिख के देता हूँ, जबकि तुम इतनी दूर से आए। कहने वो 2-3 घंटे के बाद निकले, उन्होंने कहानी मुझे दी अपनी। उसके बाद उनका वही लाओ मैगज़ीन तो देखा। उसके बाद ये कौन, तो उन्होंने बताया कि ये है कि क्या लिखने का शौक़ उनका है और आप देख रहे हैं वो हमारी सब एडिटर भी हैं। कि अच्छा ठीक है, ये कहानी ले जाओ और मैं आ रहा हूँ तो मुझे उनसे मिलवाओ भी, क्योंकि मेरा अलीगढ़ में कम लोगों से मेरी ये इस्मात सब लोगों से तो है, और मेरे सारे दोस्त वहाँ पे रहे हैं। मंटो भी वहाँ कुछ दिन रहा है, लेकिन सरदार जाफरी, अब्बास, ये लोग सब वहाँ पे रहे। फिर वो जब वो आए कृष्ण जी, तो उन्होंने मुझे बताया सुंदर श्याम परवेज ने, उनका कि साहब आज टाउन हॉल में कृष्णचंद्र के सिलसिले में एक बड़ा फंक्शन है और आप भी चलिएगा। ठीक है, आप साथ चलिएगा, मैं तो आज तक मिली भी नहीं हूँ। तो मैं कृष्ण जी ने अपने
कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने कोई तकरीर की। कृष्ण जी बहुत अच्छे ऑरेटर नहीं थे और उन्हें शौक़ भी नहीं था। वो बहुत मुश्किल से काबू में आते थे। जब कहीं उन्हें प्रिसाइड करना हो तो या तो वो लिख के अपना ले जाते थे और या फिर वो मुख्तसर करके जल्दी ख़त्म कर। अब मुझे तो कुछ नहीं मालूम था। वो जब बोले कुछ वहाँ पे हो गया तो अब किसी ने कहा कि भाई कोई और बोलो, यहाँ से तो शुक्रिया तो अदा करो उनका। अब मैंने भी ऐसे फंक्शन नहीं अटेंड किए। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे सुंदर श्याम प्रबंध का आप आ जाइए। और तो देख लिया नहीं। मैंने कहा कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी और मैंने पढ़ा था, अंदाज़ा पढ़ा था और ये और कृष्ण चंद्र की कहानियाँ पढ़ी थी। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं कृष्ण चंद्र जी को देखूं। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन मैं ये भी एतराफ़ करूँ आप सबके सामने कि कृष्ण जी की कहानियों ने जितना मुझे मुतासिर किया था, उनकी आज की तकरीर ने, उनकी पर्सनैलिटी ने नहीं किया। अब ये बात अब मैंने तो कह दी थी, जो बात थी वो बात ख़त्म हो गई। तीसरे दिन सरदार जाफरी आए हुए थे। तो उस ज़माने में टेलीफोन हर एक के पास नहीं हुआ करता था, अलग कहीं था। तो वो मेटकाफ हाउस में एक टेलीफोन था, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। वहाँ एक फ़ोन आया, गई वहाँ पर सरदार जाफरी का फ़ोन था कि भाई वो कृष्ण आया। वो लोग तो बहुत करीब थे एक दूसरे से कि कृष्ण आया हुआ। तुमने उसे क्या ऐसे कह दिया? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने अपने तासुरात, जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, क्योंकि आप जानते हैं आई एम ऑलमोस्ट ए फैन ऑफ कृष्ण चंद्र, लेकिन मुझे जो जैसा लगा मैंने कह दिया, क्योंकि वो तकरीर अच्छी नहीं थी उनकी, जितनी या बहुत अच्छी हो मुमकिन है, लेकिन अब तो दिमाग मैं नहीं समझती उसको। तो कहने अच्छा ठीक है, और मैं कल आ रहा हूँ कृष्ण के साथ तुम्हारे घर। आ गए तो वो मेटकाफ हाउस आए कृष्ण जी के सामने। तो वहाँ बातें हुई। उसके बाद वो चले गए, कोई वो नहीं, मैं लिखती रही इधर उधर यहाँ वहाँ। उसके बाद दिसंबर 49 में या 50 में किसी में कृष्ण जी आए। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था। वहाँ उनके छोटे भाई की शादी थी, तो वो वहाँ पे आए और सब वही करते थे क्योंकि उनके फादर तो थे नहीं। तो एक दिन हम लोग बैठे थे। अच्छा, कृष्ण जी ने फिर उसके बाद हमारे घर आए सरदार जाफरी के साथ, लेकिन मुझे लगा कि वो उतने खुल के उन्होंने बातें नहीं की। वैसे भी वो बहुत अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट नहीं थे, तो जल्दी ख़त्म। मैं जिससे कहा करती थी उनसे कि आप ऐसे बात करते हैं, लेकिन आप बहुत कंजूस हैं बात करने में, इसलिए कि आप ये जानते हैं कि आप अगर बात ज़्यादा करेंगे तो आपके पास लिखने को नहीं रहेगा। आप ये अपना पूरा ख़जाना जो है आपकी गोयाई का, वो आप नहीं खर्च करना चाहते हैं, और वो आप चाहते हैं कि महफूज हो जाए। तो उनका जवाब तो ये था कि नहीं, तुम्हारे सामने मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ इस गोयाई से। तो ये था उनका। वो आए अपने भाई की शादी का कार्ड लेके सागा निज़ामी के साथ, और मुझसे कहा कि वहाँ आना पड़ेगा। मैं वहाँ गई शादी में, तो हम जल्दी आना चाह रहे थे। ये तो कृष्ण जी खुद कुछ मैंने देखा कि अब कृष्ण जी वहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली थे सब कुछ, लेकिन कृष्ण जी हर थोड़ी देर के बाद हमारी टेबल पे आ जाते थे। आप लोगों को खाना मिला, आपने ये पिया, चाय मिली, ठंडा है, आप लोग कैसे जा रहे हैं, आप सब इस तरह की बातें। इसके बाद मैंने कृष्ण जी कहा कि आपकी फलां किताब मुझे नहीं मिली है, वो मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी रुकाई से कहा कि क्या करेंगी आप पढ़ के? मेरी किताबों में मैं खुद ही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना ये बात कही थी और ना मैं अब मानती हूँ। आप बहुत मुख्तलिफ हैं अपनी किताब। मैंने यही बात पहले कही थी, यही अब भी कह रही हूँ। तो इसलिए मैं आपकी किताबों की इतनी ही है, अभी भी उन किताबों का मुझे इंतज़ार रहता है। तो कहने लगे, उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप मेरा भी इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा आप अपनी किताबें लेके आइएगा तो ज़रूर करूँ। ये मेरे उनका जो कुछ भी समझिए, ये एक हमारा एक रिश्ता कायम हुआ उससे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा रिश्ता कृष्ण चंद्र जी से बहुत पुराना है, बचपन से है। टू बी वेरी फ्रैंक, ही वॉज मैरिड टू माई मदर सलमा सिद्दीकी। प्रॉब्ली यू हैव टॉक टू हर अबाउट इट। और बचपन से मेरा ख्याल ऐसा 6-7 साल की उम्र से मैं कृष्ण जी को देखता रहा हूँ। बॉम्बे हम लोग आए हैं कुछ 61 में,
वी सॉर्ट ऑफ माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली अलीगढ़। मेरे फादर दिल्ली में थे, अलीगढ़ में मेरी मदर थी, फिर हम लोग इधर ही आ गए। और कृष्ण जी से जब वो हो गया तो फिर यहाँ आ गए। Then from then on I lived in the same house with my mother and Krishna ji. So I have a lot of memories which are very very good. वो तो पर्सनल किस्म की मेमोरीज हैं, क्योंकि he was like a you can say he was a stepfather, you can say, but he was more than that, you know. He was like a friend always, friend, guide, very unassuming person. उनकी ज़िंदगी में वो बहुत ही अनअज्यूमिंग आदमी थे। उनमें शो ऑफ तो था ही नहीं। पहली बात जो उनकी सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस करती थी उनकी सिंप्लिसिटी। और उस वक्त तो घर में हम रहते थे तो पता नहीं चलता था। मैं स्कूल में था, फिर कॉलेज में गया, फिर मेरी शादी हुई। सब उस वक्त तक कृष्ण जी लगभग 15 साल में उनके साथ रहा हूँ उसी घर में। तो दिन रात का साथ था, उनको हर तरह से देखा, करीब से दूर से। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा कृष्ण चंद्र जी का है वो ये कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली सिंपल पर्सन। यदि मैंने इतने सिंपल लोग कम देखे हैं ज़िंदगी में, और स्टेचर का होते हुए। ही वॉज अ वेरी एमिनेंट राइटर, एंड उनकी एक स्टैंडिंग जो लिटरेचर में रही है, ख़ासतौर से उर्दू लिटरेचर में, फिर फिल्मों में भी लिखा है और सब किया है। ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। उनमें कोई बनावट नहीं थी, कुछ नहीं था। और बिल्कुल मतलब ये कि मैंने लोगों को, मेरे बाद में और भी दोस्त रहे हैं, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा, यहाँ रहा, वहाँ रहा, और मेरे बहुत से दोस्त सेलिब्रिटीज़ हैं, आज भी हैं, और हो गए, और देखते देखते हो गए। जो कुछ नहीं थे हो गए। उनमें कैसे चेंजेस आ जाती हैं, कैसे एटीट्यूड में फ़र्क आ जाता है, सब हो जाता है। कृष्ण जी में सब कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी सिंपल, वेरी हम्बल, वेरी मॉडेस्ट, एंड ऑलवेज केयरिंग फॉर अदर्स। ये तो उनकी ट्रेट बहुत कमाल की थी। पार्टली ऐसा लगता है कि उनकी जो लेफ्टिस्ट लीनिंग्स थी, उनकी जो लेफ्टिस्ट लीनिंग्स थी और वो सोशलिस्टिक लीनिंग्स थी, वो थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और वो इंसान की इज्जत करते थे, और जेन्युइनली इंसान, आम इंसान की। बड़े लोग, दोस्त, अजीज़, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ही वॉज जेन्युइनली वेरी, जिसे कहते हैं कि इंसान की कदर करने वाला आदमी, एक आम आदमी की कदर करने वाला। और उस बात का तो मुझ पर बहुत ही असर है, आज भी है। और मैं उस बात का मैं समझता हूँ कृष्ण जी ने बहुत कुछ मुझे जो दिया है वो इस शक्ल में दिया है कि वो हर इंसान को, एक मामूली आदमी को, एक नौकर को, एक मजदूर को, एक ड्राइवर को, एक रिक्शा पुलर को, एक दुकानदार को, एक सड़क पे चलने वाले को, सबको बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। जेन्युइनली, ये नहीं था कि वो कुछ ड्रामा कर रहे हों, इज्जत की नज़र से देखते थे। और ऐसा लगता था, अब जब मैं पलट के देखता हूँ, कि वो हर इंसान में कोई कहानी ढूंढते रहते थे, कि हर इंसान की कोई कहानी है, एंड जो कि है हम जिन्हें बहुत इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ है, और वो सब खुदा की मखलूक है। और वो कृष्ण जी इस मामले में बड़े अच्छे थे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, कैन आई टॉक अबाउट सम एनेक्डोट्स? क्या रात को वो लेटते थे, तो वो फर्नीचर हमारा सांता क्रूज का जो आखिरी दिनों का घर था, जिसमें आखिरी 10 साल रहे, वहीं पर उनका इंतकाल भी हुआ, कि तो वो फर्नीचर हटा दिया जाता था और वो गद्दे पे सोते थे। जहाँ पे ड्राइंग रूम था वो सब हटा दिया जाता। हम लोग अपने अपने कमरों में थे, 4 कमरे थे, हम सब लोग अलग अलग थे, लेकिन वो उस पर सोते थे ज़मीन पर। ये लास्ट 10 ईयर्स और सो उनको ये मैंने देखा। एक गद्दा बेच जाता था, हम लोग भी जाते। वो थोड़ा पीते थे, ही यूज्ड टू हैव अ पैग और 2 एट नाइट। वो ज़रा से टिप्सी हो जाते थे, कोई बहुत ड्रंक व्रंक तो मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन वो शायद अच्छी नींद के लिए या क्या था। तो आई used to talk to him at that time often, and he was very graciously and very interestingly talking. He used to talk about world literature. कभी उनके किनारे में कुछ किताबें एक दो रखते थे, रात को पढ़ते थे सोने से पहले। वो जॉन पॉल सार्थ की एक दफ़ा किताब पढ़ा करते थे, सार्थ, फ्रेंच थिंकर फिलोसोफर। तो मैं उनसे पूछता था कि कृष्ण जी आप सार्थ की किताब क्यों पढ़ते हैं रात को? कहते भाई इसलिए पढ़ता हूँ कि नींद नहीं आती, इसको पढ़ता हूँ, ये बहुत हैवी होता है, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। तो यू नो दिस स्मॉल थिंग्स। बट उसी वक्त वो ज़माने का एक छोटा सा वाक़या मुझे याद है जो मुझे आज भी हॉन्ट करता है, कि रात को कोई 10, 11, 12 बजे, 11 बजे के करीब, जबकि वो मुझसे अक्सर बातें करते रहते थे, ऑल ऑन मैनी मैटर्स, फिल्म पे, लिटरेचर पे, इस पे उस पे। तो एक आवाज़ आती थी गली के पास से, हमारी सड़क थी उधर, वो सेकेंड हसनाबाद लेन और वो सेंट फ्रांसिस एवेन्यू के जंक्शन पे। तो एक दही बेचने वाला रात को निकलता था, कोई 11 बजे, 10:30, 11 बजे, और एक आवाज़ देता हुआ जाता था, दही, कुछ ऐसा एक आवाज़ थी उसकी अजीब सी, टिपिकल।
तो कृष्ण जी मुझसे एक दिन कहने लगे कि तुमने कभी इसकी आवाज़ पे गौर किया है? अब मैंने दही बेचने वाला रात को बेचता था, इट वॉज वेरी इनसिग्निफिकेंट इन जनरल। कहने यार इसकी आवाज़ को तुम गौर से सुनना, इसकी आवाज़ में कितना दर्द है, इसकी आवाज़ में कितना दर्द है। ऐसा लगता है दिन भर बेचारा इसी मुश्किल से ये कमाई कर पा रहा है। क्या खूबसूरत बात है। ये नहीं, ये बात कहने के लिए एक बड़ा आदमी चाहिए, छोटा आदमी ये बात कह नहीं सकता कि उनके दिल में एक आम दही बेचने वाले का दर्द था। ये मैं उसका गवाह हूँ। फिर और भी बातें थी उनमें मुझसे कहा करते थे कि तुम अपने ऑपोजिट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, तुम दुश्मन का भी पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो वो क्या कहना चाह रहा है। अगर तुम अपने दुश्मन का पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपने ऑपोजिट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हिम बेटर। तो हमेशा ऑपोजिट को समझने की कोशिश करो। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से जब आया तो मैं कुछ रिलीजियस हो गया। कुछ वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट की फिल्मों का असर था, वहाँ बर्गमैन और ब्रेसॉन और ये बड़ी बड़ी क्रिश्चियन थिंकर्स की फिल्में देखी, कुछ अपना भी असर हुआ। कुछ मैं सूफी लिटरेचर में उस ज़माने में पढ़ रहा था, तो आई हैड क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एटीट्यूड। हिंदुज़म पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ी, सब पढ़ा, बुद्धिज़्म पढ़ा, फिर इस्लाम पढ़ा, सूफीज़म पढ़ा। तो कृष्ण जी ने कभी मुझे मना नहीं किया। ये बहुत बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा अगर जी अंदर से चाह रहा है रिलीजियस होने का। या मैं नमाज़ पढ़ने लगा, कभी कभी मैं नमाज़ पढ़ता था, रेगुलर तो नहीं था लेकिन पढ़ता था। कह लगे नहीं तुम पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मुझे ला के उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी किताबें दी, ख़ासतौर से सूफ़ी लिटरेचर की, इस्लामिक लिटरेचर की। कि अच्छी, अगर पढ़ना ही है, तुम्हें कुछ करना है, तो यू रीड गुड बुक्स एंड बिकम अ एनलाइटेंड पर्सन, डोंट बिकम अ डॉगमेटिक रिलीजियस पर्सन। नहीं, बट उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो अंदर से जी चाह रहा है वही करो। फिर कभी कभी मैं नमाज़ पढ़ता तो मुझसे कहते थे मेरे पास आके पढ़ो, मुझे अच्छा लगता है। ख़ासतौर से जब बीमार हो गए थे, हार्ट अटैक हो गया था, हॉस्पिटल में थे, देन ही यूज्ड टू टेक। इसका मतलब ये है कि वो, मैंने उससे एक दफ़ा ये भी पूछा कि आप मार्क्सिस्ट हैं, और कहेंगे यार मैं मार्क्सिस्ट हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। तो कहने लगे हाँ यार मैं मार्क्सिस्ट तो हूँ, लेकिन 60% रह गया हूँ। तो मैंने कहा 60% क्या मतलब है? कहने लगे नहीं, मैं 40% अब शक की नज़र से देखता हूँ सब फिलोसफीज़ को। देयर इज़ समथिंग एल्स, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रूथ होना चाहिए मार्क्सिज्म से भी ज़्यादा, और वो आएगा। कृष्णचंद्र जी कश्मीर से बॉम्बे कब आए और कैसे आए? ये सब कृष्ण जी और मंटो और उपेंद्र नाथ, ये सब दिल्ली में थे। रेडियो में ही आए पहले ये लोग, और रेडियो के बाद फिर ये सब लोग 47 से पहले ही, शायद कृष्ण जी यहाँ आए 44 या 45 में। उसके बाद उनकी मुलाजमत जो थी वो लाहौर रेडियो स्टेशन पर लगी। उसके बाद उनका तबादला जो था दिल्ली रेडियो स्टेशन पर हो गया। इत्तफाक से उस वक्त सादत हसन मिंटो भी दिल्ली रेडियो पर मुलाजिम थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनका तबादला जो था लखनऊ रेडियो स्टेशन पर कर दिया गया, तो लखनऊ चले गए। तो लखनऊ में काम करते हुए उनका एक अफसाना छपा सफ़ेद खून। तो वो सफ़ेद खून प्रोड्यूसर WZ अहमद की नज़र से गुजरा। तो उन्होंने कृष्णचंद्र को ख़त लिखा कि मैं आपसे अपनी एक फिल्म के मकाल में लिखवाना चाहता हूँ, क्या आप लखनऊ से पुणे आ जाएंगे? बस वो ख़त मिलना था और उन्हें लगा कि बस अब तो मुझे फिल्मों में लिखना है, और वो फ़ौरन रेडियो से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उनकी रेडियो के साथियों ने उन्हें बहुत मना किया कि भाई आप इस्तीफ़ा दे के मत जाइए, आप बस सिर्फ वहाँ पे जाइए, काम कर लीजिए, फिल्म लाइन का कुछ पता नहीं है। उनके फिल्मी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। भाई फिल्मी सफ़र ये था कि कृष्ण जी बड़ी बददिली से फिल्में लिखते थे, और ये मेरा उनका कि बम्बई में रहना, आपको अपनी फैमिली देखना, उनकी माँ थी, उनका पूरा ख़र्चा उठाना, उनकी बीवी थी यहाँ, उनके बच्चे, फिर उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ, उनकी फैमिली, सबको कृष्ण जी को सपोर्ट करना पड़ता है। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन वो उस तरह से रिलीजियस आदमी की तरह नहीं मानते थे। He used to have an intellectual attitude to life and philosophy and God and man, you know. उनका रियल सब्जेक्ट मैन था, इंसान। तो जो आप कह रहे हैं ना, इंस्पिरेशन तो इंसान से ही आता था। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जिस आदमी को भी देखते थे
एक से एक बोर आदमी को वो बैठ के 2-2 घंटे उससे बात करते थे, यानी हम आप बात नहीं कर पाएंगे उससे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है कि वो हर इंसान में कहानी ढूंढते थे कि इसकी भी कोई कहानी है, इसकी भी कोई बैकग्राउंड, इसका भी कोई दर्द है, इसका भी कोई एक किस्सा है। प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप जिनका वो हिस्सा थे, वो शुरू क्यों हुआ और कैसे हुआ? वो इसीलिए हुआ कि उस ज़माने में राइटर्स की, फिल्म राइटर्स की कोई वो नहीं थी, कोई इतनी बड़ी इज्जत नहीं थी। उनको एक तरह से उनका इस्तेसाल होता था, तो वो उनका फ़ायदा उठा लिया जाता था और उनको कुछ मुआवजा नहीं मिलता था। और वो ज़माने में, अब आपको तो मालूम है कि जहाँ प्रेमचंद और आरजू लखनवी आके चले गए हों और उनको कुछ नहीं मिला हो यहाँ पे। अब प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं बन पाई, आरजू के गाने नहीं चले, और फिर चले किसके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको मालूम ये ऐसा बाज़ार था कि जिसमें आप फिल्म, और आज भी मैं बहुत 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 भरोसे से, कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही हूँ कि आज भी वही हालात हैं कि लिटरेचर नहीं आना चाहिए फिल्म में। ये मेरा पिछले 50 साल का तजर्बा है। मुझे अभी इसी महीने में बम्बई में आए हुए 50 साल हो, मेरा ये तजर्बा है। फिल्म को वो इतनी अहमियत उन्होंने दी नहीं आखिरी वक्त तक जितनी को लिटरेचर को देते थे। और मुझसे कहते थे कि मैं लिखने वाला जानवर हूँ, आई एम अ राइटिंग एनिमल, कि अगर मैं लिखूँ नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं करूँगा। ये मुझे अंदर से वो अर्ज होती है लिखने की। कृष्ण जी कहाँ वो राइटर नहीं बन पाए, वो फिल्मों में उनका वो दर्जा नहीं है किसी तरह से भी। उन्होंने इसलिए कि उसमें एक तो सोशलिज्म होता था, दूसरी बात ये जो इस्तेसाल होता है उसके ख़िलाफ़ था। वो कौन पसंद करेगा आजकल। अब सबसे दिलचस्प बात जो हुई है वो ये कि उस ज़माने में जिनके बारे में लिखा जाता था, कम से कम उन्हें तो मालूम होता था कि जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिनकी मेहनत वो नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कहानियाँ चल जाती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब इसी चीज़ को फिल्मों में दिखा देना नहीं, और देखने वाले कौन हैं, वो तो छोटी क्लासेस में आते हैं जो सड़क छाप हैं, आपकी फिल्मों को वो चलाते हैं। कृष्ण चंद्र जी का क्या अप्रोच था राइटिंग, फिल्म राइटिंग के लिए? नहीं, वो कहते थे कि बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत आगे चलेगा और इसको बहुत तरीक़ों से आएंगे। लेकिन जैसे अब सत्यजीत राय जी वो कहते थे कि अब ये देखो, ये चीज़ बनी है, इसे कितने लोग देखेंगे, एक इंटेलेक्चुअल्स के लिए है सिर्फ। तो ऐसी चीज़ जो सबके लिए बन सके, और ख़ास तौर से मैं कहती हूँ कि ऐसी तमाम चीज़ें फिल्मों को वो नहीं बनाना चाहिए जो आजकल बन गई। कृष्ण जी ने कितने फिल्म लिखे? यहाँ आके भी कुछ लिखी है उन्होंने। पहले तो उन्होंने अपनी 2 बनाई, सराय के बाहर और शायद कोई और। फिर उन्होंने रामानंद सागर की लिखी थी और ममता लिखी उन्होंने, क्योंकि वो उन्हें बंगाल की कहानी बहुत पसंद आई थी, वो लिखी जिसके उन्हें रिकग्निशन भी मिला। और कुछ और भी लिखी हैं उन्होंने, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन वो दिल लगा के लिखते नहीं थे। उन्हें जब लिखते थे तो उन्हें मिलता था, वो सब जाते थे और लेके आ जाते थे अपनी ट्रॉफी वगैरह, लेकिन वो खुश नहीं होते। शुरू में उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, एक मन की जीत और सराय के बाहर। राइट, आई थिंक सराय के बाहर और मन की 2 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। दैट वाज इन अर्ली 50s आई थिंक, और मे बी लेट 40s, जब वो पूना में थे। पूना में वो ये WZ अहमद वगैरह के साथ थे इस बारे में, तो ये मैंने सुना है। तो उसके बाद वो फिल्में में चली नहीं, उन्होंने खैर डायरेक्ट नहीं की, क्योंकि महेंद्र नाथ जी को हीरो लिया था उसमें, जो बाद में फिल्म राइटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे बहुत साल, और बहुत काम किया उन्होंने इसके लिए। तो फिल्में वो लिखते रहे बीच बीच में, और ये नहीं था कि उन्होंने कोई ये छोड़ के वो किया या वो छोड़, नहीं, वो फिल्म भी लिखते रहते थे। बीच बीच में पैसे की ज़रूरत होती थी, फिल्म लिखने लगते थे, कोई आता था काम मना नहीं करते थे। लेकिन उनका रियल दिल जो था वो लिटरेचर में था, और अपनी कहानी और अपने नावल में और अपनी जो भी लिटरेचर का काम था। एक तवाइफ का ख़त जवाहरलाल नेहरू, तो वो उन्होंने यहीं पे लिखी थी, और उसमें वो एक तवाइफ है, उसके यहाँ 3 लड़कियाँ आ गई, और वो राइट्स की मालूम नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या उनके साथ क्या क्या हुआ। तो उनका, आप प्राइम मिनिस्टर हैं,
वो लड़कियां इस वक्त मेरे पास हैं और आप उनको ये बताइए मैं उनका क्या करूं। वो तवायफ, तो वो एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है, वो कोई पूरी वो नहीं है। तो उसने उन तीनों लड़कियों का तवायफ की ज़बान से जो लिखा है कि एक इस हाल में आई है, एक इस हाल में आई है, एक इस हाल में। मुराद जी देसाई का ज़माना था, वो इतने बेवकूफ़ आदमी थे कि उन्होंने, और यूँ भी कम्युनिज्म से और उससे तो उनको बहुत बैर था, तो उन्होंने कृष्ण दिवस में लिखा था कि मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ कि भाई ये 3 लड़कियाँ जो मेरे यहाँ आई हुई हैं, मैं इनको कहाँ, तवायफ की तरफ से था कि मैं इनको कहाँ भेजूँ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर से। दूसरे दिन उन्होंने एक पुलिस का आदमी कृष्णचंद्र के पास घर पे उनके भेज दिया कि भाई वो तीनों लड़कियां कहाँ हैं। भाई देखिए, सच्ची बात तो ये है कि घर में दोस्तों के साथ कृष्ण जी को ये कहा जा सकता है कि उनको शायद कोई पहचानता भी नहीं कि वो कृष्णचंद्र। मैं कहती भी थी अक्सर कि भाई तो कहने में क्या करता। वो जितने खुश रहते थे ऐसे लोगों में, जो उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है, 2 फरलांग लंबी सड़क, गड्ढा, जामुन का पेड़। आजकल ये लोग बहुत आ रहे हैं मेरे पास, एक गधे की सर्विस, उसमें भी सिर्फ एक वक्त था, हर चीज़ वो शेयर करते थे। खाने के वक्त उन्हें ये लगता था जब सब लोग साथ हों, सुबह नाश्ते में भी सब साथ हों, कहीं बाहर जाएं तो सब। लेकिन सिर्फ लिखने के वक्त वो अपना कमरा बंद करके लिखते थे। भाई मैंने उन्हें हमेशा देखा, सुबह वो 9 बजे नहा धो के नाश्ता करके कुर्ता पजामा पहन के दरवाज़ा अपना बंद करके लिखने बैठ जाते थे। लाइक इन ऑफिस, अपने ही घर में 9 बजे से वो बैठते थे, मेरा ख्याल है 12-1 बजे तक वो सिर्फ लिखते रहते थे, सबसे कट ऑफ होके। हाँ, कभी कोई आ गया तो मिलते भी थे, कोई उनमें ये भी नहीं था कि अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, ऐसा नहीं था। बीच बीच में मिलते रहते थे। आम खाने का बहुत शौक था, आम के सीज़न में अच्छा खाना खाने का शौक था। दैट वे ही वॉज क्वाइट अ पंजाबी। अच्छे शौक थे उन्हें, खाने का, पीने का, घूमने का, लोगों से मिलने का, अच्छी लाइफ का। लेकिन उसके अलावा उनकी जो आइडियोलॉजिकल बेस थी वो बड़ी मजबूत थी। वो न सिर्फ ये कि लेफ्टिस्ट मैं कहूँगा तो वो एक छोटा वर्ड हो जाएगा, ही वॉज वेरी डीपली इन्वॉल्व विद ह्यूमन बींग्स, और उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मदद की उन्होंने, मैं जानता हूँ इस बात को। एक दफ़ा वो किसी को कहानी देनी थी, और तो वो सुबह वो बैठे, उन्होंने नाश्ते के बाद मुझसे कहा कि अब मुझे वो मत करना और मैं ये कहानी ख़त्म करके, क्योंकि मुझे ये लास्ट वो है, मैंने कहा ठीक। काफ़ी देर हो गई, तो मैंने स्टूल रखा, वो कांच से, मैंने देखा इतनी देर से निकल भी नहीं रहे हैं क्या। तो मैंने मैंने कहा ये लिख तो रहे हैं, लेकिन ये चेहरा, इस चेहरे पे इतना गुस्सा और एक इतना जुल्म है, ये चेहरा तो ऐसा है कि मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं। मैं उतर आई, मैंने कहा, उसके बाद निकले थोड़ी देर में, वो जैसे थे वैसे ही, उनका खाने पे आए, बैठे खाए। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा क्या लिख रहे थे। तो कहानी पढ़ी उनकी, वो थी आधे घंटे का खुदा, जिसमें एक फौजी है, इंडियन फौजी है, वो कश्मीर के उसमें फसाद में वहाँ पे है वो, और वहाँ पे एक लड़की से, उसका गांव की एक लड़की से उसका कुछ इश्क हो जाता है, वो रोज़ आती है उससे। आखिरी वक्त में मालूम होता है कि वो लड़की जो है वो जासूस थी, और ये यहाँ का सिपाही, तो ये उसका ख़त्म कर देता है उसको। तो वो गुस्सा और वो शकावत और नफ़रत जो थी, वो कृष्णचंद्र की नहीं थी, वो उस हिंदुस्तानी फौजी की थी। तो उससे ये भी मालूम हुआ कि एक राइटर को, एक आर्टिस्ट को उस तमाम दौर से, उस तमाम दर्द से, उन तमाम जज्बों से गुज़रना पड़ता है, तब एक चीज़ तैयार होती है। सुबह उठते थे, चाय पी, थोड़ी देर बैठे, अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ के वो नहाने चले जाते थे। वहाँ से आके वो एक कप चाय या कॉफ़ी ले लेते थे, और फिर वो दरवाज़ा बंद करके लिखते थे। तो मैं कहती थी कि भाई दुनिया में हर चीज़ के लिए तो आपकी ज़िंदगी खुली हुई है, लेकिन इतनी इतनी इतनी
पर्दादारी जो है वो आपके दिखने में क्यों आप करते हैं? कहने हाँ, पर वो मैं हर कैरेक्टर से वो मेरे ऊपर से गुजरता है। वो रियल जो वो ढूंढते थे कहानी, वो आम इंसान में ढूंढते थे और आम इंसान को इज्जत की नज़र से देखते थे, जेन्युइनली। ये उनका रियल इंस्पिरेशन था। क्योंकि मैंने कभी कृष्ण जी को देखा नहीं कि वो किसी से, जैसे होता है ना मजाक उड़ा देना, किसी का ये कर देना। एक कोई जरा बेचारा बेवकूफ़ सा भी आदमी है तो उसका भी मजाक नहीं उड़ाते थे। ही यूज्ड टू टेक हिम सीरियस और हंसी बोल कर लेते थे, लेकिन वो ही हैड दैट रेयर क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी आई वुड से। ये गधे की सरगुजर जब छपी तो अरुणा आसिफ अली ने वो किताब उस वक्त दी उनको, फिरोज गांधी को। उस वक्त तो घर में ही साथ रहते थे उधर। तो पंडित जी कहीं जा रहे थे साउथ या कहीं, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई किताब दो, थोड़ा सा फासला है, मैं रास्ते में पढ़ना चाहता हूँ। तो फिरोज गांधी उसे पढ़ चुके थे, उन्होंने वो किताब पंडित जी को दे दी। अच्छा, उस पर पंडित जी का गधे के साथ फ़ोटो है। उस किताब का टाइटल जो है वो वही है, एक गधा है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू खड़े। वो दे दिया, उन्होंने देखा भी नहीं होगा उन्होंने किताब, बात ख़त्म हो गई। उसके बहुत दिनों के बाद कृष्ण जी को जब सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला तो कृष्ण जी को बच्चन जी को साथ मिला था। तो बच्चन जी और तेजी और मैं और कृष्ण जी हम लोग साथ ही गए एकदम वहाँ पे। तो अरुणा आसिफ अली मौजूद थी, तो उन्होंने कहा, वो आए और उन्होंने बच्चन जी से मिले, तेजी से मिले, मुझे देखा, मुझे आके गले लगाया पंडित जी ने, मैं कृष्ण जी की तरफ से, और कृष्ण जी खुद भी हट गए। तो अरुणा आसिफ अली आगे बढ़ के बोली कि जवाहर ये क्या है, तुम सबसे मिल रहे हो और सब कुछ कह रहे हो, तुम कृष्ण से क्यों नहीं, कृष्ण को तुम नहीं जानते? कहाँ जानता हूँ, क्या जानते हो? अरे भाई गधे वाले। तो वो बात जो थी वो कृष्ण जी को भी मालूम थी और भरे मजमे में हुई थी ये बात। उनकी जो चंद किताबें जो कि बहुत मकबूल हुई, शुरू हुई थी शिकस्त से, अन्नदाता, हम वैसी हैं, एक वायलन समंदर के किनारे, एक औरत हज़ार दीवाने, 5 लोफर, एक गधे की सरगुज़श्त, ये सब उनकी जो मशहूर किताबें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बाज़ उनकी कहानियाँ बहुत खूबसूरत है, शॉर्ट स्टोरीज़, जिनका कि मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ। ही वॉज मोर ऑफ अ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर, लेकिन कुछ फिल्मों की कहानी भी उनकी थी, गालिबन मैं भूल रहा हूँ नाम उनके, लेकिन थी। जैसे सराय के बाहर मन कीजिए तो उन्हीं के नॉवल पे बनी थी, उन्हीं की किताब और ड्रामा था उस पर बनी थी, और एक दो और कहानियाँ भी उन्होंने लिखी थी, उसके ऊपर भी फिल्में बनी थी। बट ही वॉज नॉट, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 25-30 फिल्में तो आराम से लिखी होंगी या ज़्यादा ही लिखी होंगी। उनका आखिरी नावल कोई नहीं था। वो जब बीमार हुए और मुझे मालूम हुआ कि वो घर में भी तकलीफ में थे, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे सवानी। तो वो राजपाल इंसंस को उन्होंने दी थी। इत्तेफाक से उस दिन उनके पब्लिशर आए हुए थे। कृष्ण जी की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपने कमरे से निकल के आए, बैठे, उनसे बात की और उन्होंने जितना लिखना शुरू किया था, कहा कि भाई मैं वो लिख रहा हूँ अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी, ऑटोबायोग्राफी आप दी थी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मुझे, और ये मेरे बाद में कहीं मैं शायद चाय वाय लेने चली गई होंगी, तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ये शायद मैं पूरी नहीं कर सकूँ तो ये सलमा से पूरी करवा लेना। और फिर इत्तेफाक ये कि यही हुआ। और वो कहते थे आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं सिर्फ, मेरी एक ख्वाहिश है, कश्मीर में हो ही आया कि मैं एक बार लाहौर गई, बस वो नहीं हो पाया। एंड आई सल्यूट हिम, आई विश हिम कि जहाँ भी हो खुदा उन्हें खुश रखे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और मैं उनके बहुत करीब रहा और बहुत कुछ सीखा और बहुत याद आते हैं बाज़ बातों में, बहुत आई मिस हिम अ लॉट। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला और ये गालिब अवार्ड मिला और पद्म भूषण मिला। एक, अब वो मैं भूल गई हूँ क्योंकि वो मुझसे ट्रॉफीज कोई ले गए सब। एक तो ममता का मिला और एक इनका था
रामानंद सागर की फिल्म थी, उसका था। और ममता का था, कोई 4-5 थे उनके ट्रॉफीज थी।